मेरी माँ मुझे मेरे पापा के मरने के बाद अपने गांव और कबीले वालों से दूर लेकर शहर आ गई थी। मैं बहुत परेशान थी। अचानक से मेरी माँ ने अपना गांव क्यों छोड़ा? हम लोग वहाँ खुश थे, पर शायद मेरे पापा के मरने के बाद वहाँ हमारे लिए रहना मुश्किल हो गया था। मेरी माँ और मेरे पापा में बहुत मोहब्बत थी। फिर एक दिन अचानक ही एक रोड एक्सीडेंट में मेरे पापा की जान चली गई थी। मेरी और मेरी माँ की तो दुनिया ही लुट गई थी। पापा के मरने के बाद पहले तो मेरी माँ वहीं रहने लगी थी जहाँ हम जैसे और भी लोग रहते थे, पर एक दिन अचानक मेरी माँ ने अलग रहने का फैसला कर लिया। पापा के मरने के बाद मेरी माँ बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उन्होंने पहले कभी मेरे साथ सख्ती तो दूर गुस्से से भी बात ना की थी, पर पापा के मरने के बाद वो मुझे छोटी छोटी बातों पर डांटने लगी थी। पहले पहले तो वो मुझे घर पर छोड़कर ही काम पर चली जाया करती थी, पर अब कुछ दिनों से वो मुझे अपने साथ लेकर ही जाने लगी थी। मेरी माँ रोज मुझे चादर में छुपा कर ले जाती कि मेरी सिर्फ आंखें नजर आती थी। जहाँ भी जाती अपने साथ लिए घूमती थी। साथ ही मुझे समझाया करती कि तेरी आवाज कोई सुनने ना पाए। अक्सर तो उनके साथ के लोग मुझे गूंगा समझने लगते थे। मेरी माँ ने मुझे जान से मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह मेरी जान बच जाती थी। अपनी माँ के इस व्यवहार से मेरे दिल में अपनी माँ के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। एक दिन तो हद हो गई। मेरी माँ ने मुझे एक लंगड़े आदमी से ब्याहने का इरादा कर लिया। हालांकि अभी सिर्फ मैं 16 साल की थी। वो अपने इरादों में कामयाब भी हो जाती अगर मेरे चाचा का बेटा मुझे ना बचाता। मुझे समझ नहीं आती थी मेरी माँ का मुझसे इतनी नफरत भरा व्यवहार क्यों रहता है। अपनी माँ के व्यवहार से तंग आकर मैं राहुल में ही दिलचस्पी लेने लगी थी। राहुल मेरे चाचा का सगा बेटा था। हाँ, चाचा चाची मेरे सगे चाचा चाची नहीं थे, वो मेरे पापा के मुंह बोले भाई थे, और इसीलिए मैंने चाचा कहा करती थी। राहुल भी मुझे बहुत पसंद करता था। उसने मुझसे कहा था जब तक तुम 18 साल की नहीं हो जाती मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं अपनी आंखों में राहुल के साथ शादी के सपने सजाए अपनी माँ का हर जुल्म और सितम सहती रही, और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब मैं 18 साल की हो गई थी। मेरी बढ़ती उम्र के साथ मेरी माँ की सख्तियाँ भी बढ़ती ही जा रही थी, और मैं दिन ब दिन अपनी माँ से दूर होती चली गई थी। बहुत मुमकिन था कि मैं घर से भाग जाती, पर राहुल ने ही मुझे समझाया था कि इस तरह घर से भागने में तुम्हारा ही नुकसान होगा। उसी की वजह से मैं अपनी माँ की सख्तियाँ सह रही थी। जिस दिन मैं 18 साल की हुई उस दिन राहुल ने मुझसे कहा कि अब तुम 18 साल की हो चुकी हो तो तुम्हें अपने खानदान की रस्म के अनुसार इस रस्म को जल्दी ही पूरा करना चाहिए, ताकि फिर मैं तुम्हारी माँ से तुम्हारा हाथ मांग सकूं। मैं चाहती थी मैं जल्द से जल्द अपनी माँ से छुटकारा हासिल कर सकूं, लेकिन मुझे इस रस्म के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा न था कि वो क्या होती है और कैसे निभाई जाती है। एक दिन शाम को राहुल ने मुझसे कहा कि रस्म के अनुसार आज तुम्हें सारी रात सड़क पर गुजारनी है। उसने बहुत ही अच्छे कपड़े जूते वगैरह मुझे लाकर दिए थे। साथ ही मुझे ब्यूटी पार्लर से भी तैयार करवाया था। वैसे तो मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पार्लर से तैयार होने के बाद तो मैं खुद भी अपने आप को पहचान नहीं पा रही थी। मेरी माँ ने हर मुमकिन कोशिश करी कि मैं राहुल के साथ कहीं बाहर न जाऊं, पर इस बार वो कुछ न कर सकी। राहुल मुझे लेकर वो रस्म पूरी कराने के लिए चल दिया। रात के न जाने कौन से पहर उसने मुझे बीच सड़क पर बिठा दिया था और खुद कहीं आसपास ही छुप गया, ताकि मुझे रात में अकेले होने की वजह से डर न लगे। 2 रातें यूं ही बैठे बैठे गुजर गईं। तीसरी रात मुझे सड़क पर बैठे बैठे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक सफेद रंग की बड़ी सी गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी। उसमें से 2 हट्टे कट्टे नौजवान निकले और मेरी तरफ बढ़ने लगे। मुझे कुछ डर लगा, मगर मैं अपनी जगह पर बैठी रही कि राहुल मेरे साथ ही था। मुझे उन लोगों के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने राहुल की तलाश में इधर उधर देखा, मगर वो मुझे नजर नहीं आया। मुझे उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे थे। मैं वहां से सरपट दौड़ने लगी। कुछ दूर भागने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि वो गाड़ी तो मेरे पीछे ही आ रही थी। मैं थक कर एक जगह गिर गई थी। जैसे ही मैं गिरी, उस गाड़ी से उतरने वाले आदमी को देखकर मैं हैरान रह गई थी, क्योंकि वो तो मेरा नाम आरती है। मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। हम गरीब लोग थे और हमारे आसपास रहने वाले लोग भी सारे गरीब ही थे। मेरे घर में हम सिर्फ 3 लोग थे, मैं, मेरे पापा और मेरी माँ। मेरे पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं जब छोटी थी तो मेरे पापा मुझे बिल्कुल शहजादियों की तरह रखते थे। मेरी माँ भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन जब मैं 11 साल की हुई तो मेरी जिंदगी पूरी की पूरी बदल गई थी। मेरे पापा एक रोड एक्सीडेंट में अपनी जान से हाथ धो बैठे। मेरे पापा के मरते ही मेरी दुनिया भी खत्म हो गई थी। मेरी बही माँ, जो मेरे बाप की जिंदगी में मुझ पर अपनी जान छिड़कती थी, अब उसी माँ को जैसे मुझसे नफरत हो गई थी। वो हर वक्त मुझे किसी न किसी बात पर रोकती टोकती रहती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती जा रही थी, उनकी सख्तियाँ मुझ पर बढ़ती ही चली जा रही थी। पहले तो वो मुझे घर पर अकेला छोड़कर काम पर चली जाती थी, मगर अब तो उन्होंने मुझे एक बड़ी सी चादर लाकर दी थी, और जहाँ भी जाती मुझे उसे चादर में लपेट कर अपने साथ लेकर जाती। वैसे हम गरीब घराने से संबंध रखते थे, लेकिन मेरे पापा मेहनत से काम करते थे और हम माँ बेटी आराम से अपने घर में सुख चैन की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन जब से पापा की मौत हुई थी, माँ ने दूसरों के घरों में जाकर काम करना शुरू कर दिया था। पहले तो माँ अकेले ही काम पर जाती थी, मगर कुछ दिनों से उन्होंने मुझे भी साथ ले जाना शुरू कर दिया। वो मुझे चादर में ऐसे छुपाती कि सिर्फ मेरी आंखें ही नजर आती थी। उन्होंने मुझे सख्ती से मना कर दिया था कि मैं जब भी उनके साथ रहूं तो मैं कोई भी आवाज ना निकालूं। उनके साथ काम करने वाले लोग मुझे गूंगा समझते थे। जिंदगी यूं ही गुजर रही थी। एक दिन मेरी माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से अपने पास बुलाया। मैं तो उनकी सख्तियों की वजह से परेशान थी। जब उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, मैं फौरन से दौड़ती हुई उनके पास गई, उनके गले से लिपट गई। काफी दिनों के बाद मेरी माँ ने मुझे इस तरह प्यार से बुलाया था। पहले तो वो कुछ देर मुझे अपने साथ लिपटाए रखी, फिर उन्होंने मुझे प्यार करते हुए दूध का गिलास दिया। कहने लगी, ये लो पी लो। मैंने भी दूध का गिलास खत्म कर दिया। थोड़ी ही देर के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सांस घुट रही है।
मैंने माँ को कहा, माँ मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मेरी सांस घुट रही है। मेरी माँ ने परेशान होने का नाटक किया था। वो अनीता अनीता चिल्लाने लगी और फिर वो मुझे बाहर लेकर गई। मुझे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी और अचानक ही मुझे उल्टी हुई और मेरे मुंह से झाग निकलना शुरू हुआ। बेहोश होने से पहले मुझे इतना याद था कि मेरी चाची जो हमारे पड़ोस में ही रहती थी, वो मेरी माँ को गालियाँ दे रही थी और चाचा से मुझे हॉस्पिटल ले जाने का कह रही थी। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरी माँ उस समय मेरे ही पास थी और मेरी पड़ोस की चाची उन्हें कोस रही थी। मुझे समझ न आया कि हुआ क्या था, चाची मेरी माँ को गालियाँ क्यों दे रही थी। और कुछ दिनों के बाद मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मैं अपनी माँ के साथ घर वापस आ गई। उस हादसे के बाद मेरी माँ की सख्तियाँ मुझ पर और भी ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन मेरी पड़ोस वाली चाची और चाचा मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे। जब कभी मेरी माँ मुझे डांटती मारती तो चाचा चाची और उनका बेटा मुझे बचाने जरूर आते थे। चाचा ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें दूध में जहर मिलाकर दिया था, लेकिन मुझे इस बात पर विश्वास नहीं आता था, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चों को मारना नहीं चाहेगी। मगर मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था? लेकिन कुछ समय के बाद मुझे अंदाजा हुआ, मेरी माँ चाहती ही नहीं कि मैं जिंदा रहूं। एक दिन सोते सोते मुझे लगा मेरा दम फिर से घुटने लगा है। मैंने हाथ पैर चलाए तो महसूस हुआ जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। मैं चीखना चाहती थी पर मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। दम घुटने की वजह से मैं अपना बचाव भी नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक जैसे भगवान को मुझ पर दया आ गई। मेरी पड़ोस वाली सीमा चाची ने, जो उस दिन के बाद से मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी, वो अचानक से मेरे पास आ गई। उन्होंने आकर मेरा गला छुटाया था। मेरा दम घुटने लगा था और मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मैं होश में आई तो देखा चाचा चाची मेरी माँ को बहुत ज्यादा गालियाँ दे रहे थे। मेरी माँ कोने में खड़ी आंसू बहा रही थी। ये सच्चाई कि मेरा गले दबाने वाला कोई और नहीं, मेरी माँ ही थी। इस सच्चाई ने मुझे उनसे नफरत करने पर मजबूर कर दिया था। अब मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी, पर वजह समझ नहीं आती थी क्यों। मेरी माँ मेरी जान क्यों लेना चाहती थी? मैं तो उनकी अपनी सगी बेटी थी और वो मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। अब तो चाचा चाची और उनका बेटा हर वक्त मेरे आस पास पाए जाते थे। चाचा चाची का एक ही लड़का था जिसका नाम राहुल था। उम्र में मुझसे काफी बड़ा था, पर मुझे अच्छा लगने लगा था। अगर चाचा चाची मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत कमी करते तो वो उसे फौरन पूरी कर देता। राहुल मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था। मेरी माँ को भी अब उन लोगों के होते हुए मौका नहीं मिल पा रहा था कि वो फिर से मेरी जान लेने की कोशिश करती। हाँ, वो मुझे समझाती रहती है कि इन लोगों के आसपास ज्यादा मत रहा करो, इन लोगों पर इतना ज्यादा विश्वास मत करो, ये हमारे कोई नहीं है। जबान से कहने से ये तुम्हारे सगे चाचा चाची नहीं हो जाएंगे, इन लोगों से दूर रहा करो। अब उन्होंने मुझे अपने साथ काम पर ले जाना छोड़ दिया था। घर में हर वक्त कोई ना कोई मेरे साथ उन लोगों में से होता था और मेरी माँ हर वक्त उनसे लड़ती झगड़ती रहती थी। कहती मेरी बेटी है, मैं जैसे चाहूँ रखूँ, तुम लोग कौन होते हो मेरे घरेलू मामलों में दखल देने वाले। तो चाचा चाची उन्हें धमकाते हैं कि अगर तुमने अनीता पर कोई भी सख्ती की तो हम पुलिस में जाकर रिपोर्ट कर देंगे और फिर जेल की सलाखों के पीछे सड़ती रहना। मेरी माँ यहीं पर दब जाया करती थी, इसलिए उन लोगों को ज्यादा कुछ कहती नहीं थी। अब तो मैं भी हर वो काम करती जिसे करने से मेरी माँ मना करती थी। चाचा चाची ने ही मेरा सरकारी स्कूल में दाखिला भी करवा दिया था। चाचा चाची मुझे बहुत अच्छे लगने लगे थे, अपनी माँ से भी ज्यादा। वो लोग मुझे अपने लगने लगे थे और अपनी माँ मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दुश्मन लगती थी। समय धीरे धीरे गुजरने लगा। मेरी माँ अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद भी मेरी जान न ले सकी। हाँ, उनकी कोशिशों के बाद से मेरी अपनी माँ से नफरतें बढ़ने लगी थी। मुझे लगता था मेरी माँ मेरी खूबसूरती से जलती है, क्योंकि चाचा चाची ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी माँ दूसरी शादी करना चाहती थी, पर उनके होने वाले पति को तुम्हारी खूबसूरती ज्यादा पसंद आ गई और वो तुम्हारी माँ को छोड़कर तुमसे शादी करने की ख्वाहिशमंद हो चुका था। पहले तो मैं उन लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देती थी, लेकिन जब मेरी माँ लगातार मेरी जान की प्यासी हुई तो मुझे उन लोगों की बातें सच लगने लगी थी। अब मैं 16 साल की हो गई थी। मेरी माँ ने मुझ पर यूं भी आजकल ध्यान देना कम कर दिया था। मुझे लगा कि शायद मेरी माँ सुधर गई है, लेकिन मैं गलत थी। अब मेरी माँ मेरी शादी करके मुझसे जान छुड़ाना चाहती थी और मौके की तलाश में थी। कुछ दिन तो सुकून से गुजर गए, लेकिन सुकून के पीछे बड़ा तूफान छिपा हुआ था। एक दिन राहुल किसी काम से शहर गया हुआ था। चाचा चाची पे घर पर नहीं थे। उन्हें भी शायद इस बात की चिंता कम हो गई थी। शायद उन लोगों को भी लगा था कि मेरी माँ अब सुधर गई हैं, लेकिन ये गलतफहमी थी। जैसे ही मेरी माँ को मौका मिला, उन्होंने अपनी चालें फिर से चलना शुरू कर दी थी। उस दिन सब किसी न किसी काम में बिजी थे और हमारे घर नहीं आ सके थे। मेरी माँ मेरे पास आई और मुझे एक लाल रंग का जोड़ा पहनने के लिए दिया। मुझे अपनी माँ की हरकतें शक में डाल रही थी। मैंने उनसे कपड़े लिए और तैयार होने के लिए जल्दी से मैंने खुद को रिलैक्स रखा था, ताकि मेरी माँ को मुझ पर कोई शक ना हो। मैं जानना चाहती थी मेरी माँ मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। जब मैं तैयार हो गई तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि थोड़ी ही देर में तुम्हारी शादी होने वाली है, पंडित जी अभी आएंगे और तुम्हारी शादी करवा देंगे। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं तो राहुल को पसंद करती थी। किसी न किसी तरह मुझे चाचा चाची या फिर राहुल को बुलाना ही था, ताकि वो मुझे इस मुसीबत से छुड़ा पाए। राहुल ने मुझे एक मोबाइल लाकर दिया था, जिसे मैं अपनी माँ की नजरों से छुपा कर रखती थी। मेरी माँ को मुझ पर शक न हो, इसलिए जैसा वो कहती गई मैं करती गई। थोड़ी देर में वो लड़का भी पहुँच गया था जिससे मेरी माँ मेरी शादी करवाना चाहती थी। उस लड़के को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ था। वो लड़का तो अपाहिज था और चलने के लिए बैसाखियों का इस्तेमाल करता था। मेरी माँ की इस हरकत के बाद तो मेरे दिल में पक्का यकीन हो गया था कि वो मुझसे जान छुड़ाना चाहती हैं। पहले तो उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकाम हो गई तो अब मुझसे इस तरह जान छुड़ाना चाहती थी।
मैं किसी बहाने से अंदर आई और उस जगह पहुंची जहां मैंने मोबाइल छुपाया हुआ था। फिर मैंने अपने मोबाइल को ऑन किया और राहुल को फोन करके उसे खबर देना चाहिए, पर मेरी बदकिस्मती कि उसका फोन नहीं लगा। फिर मैंने चाचा चाची को फोन करना शुरू किया, लेकिन उन लोगों ने भी फोन नहीं उठाए। मुझे ये भी टेंशन थी, अगर मेरा कांटेक्ट किसी भी तरह चाचा चाची या राहुल से ना हुआ तो कहीं मेरी माँ मुझे सच में उस लड़के के साथ विदा न कर दें। एक आखिरी कोशिश के तौर पर मैंने फिर से राहुल का नंबर लगाया था। वह जाती रही। इससे पहले लाइन दोबारा करती उसने फोन उठा लिया था। मैंने जल्दी से बताया कि राहुल, मेरी माँ मेरी शादी किसी लंगड़े से करने लगी है। उसने मुझे रिलैक्स रहने को कहा कि वो जल्दी ही मेरे पास आ रहा है। उसने मुझे तसल्ली दी और फोन काट दिया। मैं वैसा ही करती रही जैसे मेरी माँ चाहती थी। मैंने जल्दी से फोन छुपाया और बाहर आकर बैठ गई। जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। मुझे लगने लगा था आज तो शायद मेरे चाचा चाची और राहुल भी मुझे बचा नहीं पाएंगे। मैंने रोना शुरू कर दिया। जैसे ही पंडित जी ने फेरों के लिए मुझे और उस लड़के को बुलाया, ठीक उसी समय राहुल वहां आ पहुंचा था। उसे देखकर मैंने सुकून का सांस लिया था, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो अकेला नहीं आया था, बल्कि इस बार पुलिस भी साथ लाया था। उसने पुलिस वालों को बताया कि ये औरत अपनी बेटी की शादी 18 साल की होने से पहले ही कर रही है। पुलिस ने सबसे पहले उस लड़के को और उसके बाप को गिरफ्तार किया था और फिर मेरी माँ को, क्योंकि उसने पुलिस को बता दिया था कि लड़की की माँ पहले भी कई बार लड़की की जान लेने की कोशिश कर चुकी है। इतनी देर में चाचा चाची भी आ चुके थे। पुलिस ने मेरी जिम्मेदारी मेरे चाचा चाची को दी और सबको गिरफ्तार करके ले गई। उन सबके जाने के बाद मैं रोने लगी। राहुल ने मुझे समझाते हुए कहा कि आप क्यों रो रही हो, तुम्हारी माँ को तो पुलिस ले गई है, अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो मेरा दिल बहलाने के लिए मुझसे इधर उधर की बातें करने लगा। चाचा चाची ने भी भगवान का धन्यवाद किया कि मेरी जान मेरी माँ से छूट गई थी। राहुल मेरा ध्यान बटा रहा था और फिर उसने अपने माँ बाप से भी कह दिया कि मैं आरती को पसंद करता हूँ और आरती से शादी करना चाहता हूँ। राहुल के इस तरह मोहब्बत पर मैं शर्मा गई थी और चाची के गले लग गई। मेरी चाची ने भी मुझे प्यार से गले लगा लिया और राहुल से कहने लगी कि मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगी, बस इसे 18 साल का होने दो और उसके बाद एक खानदान की रस्म को पूरा करने के बाद ही ये शादी हो पाएगी। मेरी माँ को तो पुलिस लेकर चली गई थी। अब मैं अपने चाचा चाची के पास ही रहने लगी थी। मुझे अपनी माँ से नफरत महसूस होती थी और चाचा चाची पर बेहद प्यार आता कि वो लोग मुझसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करते हैं। खैर, उस दिन के बाद से मैं अपने चाचा चाची के साथ उनके घर में रहने लगी थी। मुझे इस बात पर हैरत होती थी कि मेरी माँ भी उन लोगों के घरों में काम करती थी और मेरी चाची भी। कोई ज्यादा अमीर लोग नहीं थे, वो भी दूसरों के घरों में ही काम करने जाती थी, लेकिन चाची के घर में ऐशो आराम की हर चीज मौजूद थी, जबकि मेरी माँ के घर में तो जरूरत का ही थोड़ा बहुत सामान था। दिन गुजरते गए, मैंने इंटर पढ़ाई कर ली थी। राहुल मुझे बहुत पसंद करने लगा था। वो जब भी आता मेरे लिए कोई ना कोई मेरी मनपसंद चीज लेकर आता। चाचा चाची भी बहुत खुश होते, कहते अच्छा है अभी से दोनों एक दूसरे को समझने लगे हैं। मैं शर्मा जाती और चाची के पीछे छुप जाती। इस तरह मैं 18 साल की हो गई थी। मेरी 18वीं सालगिरह पर राहुल ने मुझे बहुत ही खूबसूरत ड्रेस दी थी, उसके साथ मैचिंग चीजें दी थी। मुझे बहुत अजीब भी लगा, लेकिन खुशी भी हुई थी। मेरी माँ से तो ये लोग अच्छे थे जिन्हें मेरी छोटी छोटी खुशियों का एहसास था। मेरी माँ ने तो सिवाय सख्तियों के और मेरी जान लेने के अलावा मुझे कभी कुछ दिया ही नहीं था। राहुल ने मुझसे कहा अब तुम 18 साल की हो चुकी हो, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द अपने खानदान की एक रस्म को पूरा करना होगा ताकि उसके बाद हम दोनों शादी कर सकें। मुझे नहीं पता था हमारे खानदान की कौन सी रस्म थी जो मुझे पूरी करनी होगी, लेकिन जब राहुल कह रहा था तो मुझे वो रस्म जरूर पूरी करनी थी, क्योंकि मुझे राहुल पर पूरा भरोसा था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हें 3 रातें अच्छी तरह तैयार होकर बीच सड़क पर गुजारनी होंगी। मुझे ये रस्म थोड़ी अजीब लगी थी, पर मैं उसका साथ पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने वो रस्म पूरी करने के लिए हामी भर ली। शाम को मेरी चाची मुझे पार्लर ले गई और वहाँ से मुझे तैयार करवाया। मैं बहुत खूबसूरत थी। पार्लर से तैयार होकर मैं और भी प्यारी लग रही थी। राहुल ने भी जब मुझे इस तरह तैयार देखा तो अपनी माँ से कहने लगा, माँ छोड़ो ये रस्म बसम, अभी कभी मेरी और आरती की शादी करवा दो। चाची ने राहुल के पीठ पर एक घूंसा मारा, कहने लगी, बदतमीज लड़के, जब तक ये रस्म पूरी नहीं हो जाती तुम दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। रात का खाना खाकर मैं और राहुल सड़क पर आ गए। उस वक्त तो मैं शादी की खुशी में हामी भली थी, पर अब मुझे कुछ डर लगने लगा था। राहुल ने मुझे तसल्ली दी। उसने कहा, वैसे तो ये रस्म लड़की को अकेले ही करनी होती है, पर मैं तुम्हारा साथ देने के लिए यहीं कहीं आसपास छुप जाता हूँ ताकि तुम्हें डर न लगे। मुझे उसकी मोहब्बत पर जितना गर्व होता उतना कम था कि वो मुझसे मोहब्बत में अकेला छोड़ने को तैयार न था। वो अपने खानदान के खिलाफ जा रहा था। मैं वहीं सड़क के किनारे बैठ गई और राहुल वहीं कहीं करीब ही झाड़ियों में छुप गया। खैर 2 रातें इसी तरह आराम से गुजर गई थी। मेरा डर भी थोड़ा थोड़ा खत्म हुआ था। तीसरी रात भी इसी तरह भरपूर तैयार होकर मैं सड़क के किनारे बैठी हुई थी, पर आज पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने राहुल से कहा कि राहुल, मुझे डर लग रहा है, कैसी अजीब सी रस्म है, आधी रात को यूं सड़क के किनारे बैठना बड़ा ही अजीब लगता है और डर भी लगता है। लेकिन राहुल ने मुझे समझाया, 2 रातें तो तुमने गुजारनी, बस एक रात की बात है, किसी न किसी तरह से भी काट लो, उसके बाद तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे भी खुशी हो रही थी कि फिर मेरी शादी राहुल के साथ हो जाएगी और शायद इसीलिए वो जिंदगी बदलने की बात कर रहा था। मुझे एकदम ही राहुल पर प्यार आ गया। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, तुम पास ही कहीं झाड़ियों में छुप जाओ, जिससे कि मुझे डर कम लगे, मुझे एहसास रहेगा कि तुम भी मेरे आसपास मौजूद हो। मुझे सड़क पर बैठे अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि एक सफेद रंग की गाड़ी आई। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि सड़क पर तो गाड़ियाँ आती ही रहती थी।
लेकिन जब वो गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी तो उसमें से दो हट्टे कट्टे नौजवान उतरे थे और मुझे गाड़ी में बैठने के लिए कहने लगे। मैंने उन्हें मना कर दिया और राहुल की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगी कि कहीं वो मुझे नजर आ जाए, लेकिन वो शायद कहीं दूर छुपा हुआ था और उसने अभी तक मुझे देखा नहीं था। मैंने उसे चीख कर आवाज देना शुरू कर दी कि मेरी आवाज सुनकर ही वो आ जाए, पर वो शायद आज कहीं दूर छुपा हुआ था, उस तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही थी, या फिर शायद उसकी आंख लग गई होगी। मेरे चीखने चिल्लाने पर वो दोनों लड़के मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश करने लगे, लेकिन मैंने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिए। मैंने अपने पैर से हील वाला सैंडल निकाला और उसे इतनी जोर से मारा कि मेरे हाथ पर उसकी पकड़ ढीली पड़ी थी और मैं वहां से भागने में कामयाब हो गई। अब मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगा था। पता नहीं राहुल भी कहाँ था। मुझे किसी न किसी तरह से चाचा चाची के पास पहुंचना था, अपनी जान बचानी थी, लेकिन मुझे रास्तों की जानकारी नहीं थी। राहुल पता नहीं कौन सी सड़क पर मुझे लेकर आया था। भागते भागते मेरे पांव दुखने लगे थे। एक दो जगह मैं जोर से गिरी भी थी और मेरे पैरों से खून निकलने लगा था, लेकिन मैं अपनी चोटों की परवाह किए बगैर भागती जा रही थी। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई नहीं, तो एक जगह बैठकर मैं सांस लेने के लिए रुक गई, लेकिन मुझे क्या मालूम था मेरी सांस लेना मेरे लिए इतना भारी हो जाएगा। मैं उस सुनसान सड़क पर अकेली बैठी थी। दूर दूर तक किसी इंसान का आता पता मौजूद नहीं था। बस कभी कभी कुत्तों के भौंकने की आवाज आती और माहौल को और भी डरावना कर देती। मेरा सांस बहुत ही फूला हुआ था और मुझे प्यास भी लग रही थी। प्यास और डर की वजह से मुझे लग रहा था कि मैं बेहोश होने वाली हूँ। अब मुझ में भागने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। अचानक फिर से वही सफेद रंग की गाड़ी बिल्कुल मेरे पास आकर रुकी, लेकिन इस बार गाड़ी में से उतरने वाले आदमी को देखकर मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि गाड़ी में से उन दो हट्टे कट्टे नौजवानों के साथ राहुल और मेरे चाचा भी उतरे थे। मैं उन दोनों के लिए कुछ भी बुरा सोचना नहीं चाहती थी। मुझे लगा मेरे चाचा और उनका बेटा मुझे बचाने आए हैं, लेकिन मैं गलत थी। चाचा उतरे गाड़ी से और मुझे दो थप्पड़ मार दिए। मैं कुछ भी कहती इससे पहले चाचा ने मेरे मुंह पर कपड़ा ठोंस कर मेरा मुंह बंद कर दिया। राहुल ने मेरे हाथ पैर बांध दिए। चाचा ने मुझे गालियां भी देना शुरू कर दी। वो कहने लगे, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है वो सिर्फ इसलिए किया ताकि समय आने पर तुझे आगे बेच कर पैसे कमा सकूं। आज तक तुम्हारा इसलिए ख्याल रखा कि तुम्हारी अच्छी खासी मोटी रकम मुझे मिल सके, और तुमने भागकर मेरा सौदा खराब कर दिया। मैं चाचा की बातें सुनकर हैरान हुई थी। वो तो कभी मुझसे मोहब्बत करते ही नहीं थे, सब दिखावा था। चाचा ने और उसके बेटे ने बस मेरी कीमत खरी करने के लिए मुझे मेरी माँ से इतने सालों तक अपने पास बचा कर रखा था, मुझे आगे बेचने के लिए रखा था। मुझे आज ऐसा एहसास हो रहा था कि काश मेरी माँ मुझे जान से मारने में कामयाब हो जाती। ये हकीकत तो मेरे लिए मरने से भी बुरी थी कि मुझे आगे जिस्म फरोशी के लिए बेच दिया जाएगा। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी, पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी। चाचा और उनका बेटा राहुल मेरे सामने ही उन लड़कों से पैसे लेकर मुझे उन लड़कों के रहमो करम पर छोड़कर चलते बने थे। उन दोनों आदमियों ने मुझे गाड़ी में उठाकर डाला और अपनी मंजिल की तरफ चल पड़े। मुझे आज बहुत रोना आ रहा था। मैं रोना चाहती थी, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी, क्योंकि मेरे मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। मुझे अपनी माँ की याद आने लगी, उनकी सख्तियाँ याद आने लगी। मेरी माँ पल पल मुझे समझाती थी कि इन लोगों से दूर रहो, ये हमारे अपने सगे नहीं है। अगर मैं उस लंगड़े लड़के से शादी कर लेती तो आज मेरी इज्जत सुरक्षित होती, मगर अब सिर्फ पछताने और भगवान को याद करने के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मैंने पूरे दिल से भगवान को याद करना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरी इज्जत बच जाए। अभी हम कुछ ही दूर गए होंगे कि आगे पुलिस वालों ने उस गाड़ी को रोका था। वो दोनों नौजवान परेशान हो गए। उन्होंने कुछ ले देकर गाड़ी को चेकिंग से रोकना चाहा, पर शायद इस बार पुलिस वाले भी ईमानदार थे। उन दोनों नौजवानों को गाड़ी से बाहर निकाल कर सबसे पहले उनके फोन अपने कब्जे में लिए, फिर गाड़ी की तलाशी लेना शुरू कर दी। उन दरिंदों ने मुझे गाड़ी की डिग्गी में छुपाया हुआ था। मेरा गर्मी और डर से बुरा हाल था। पुलिस वालों ने मुझे डिग्गी से बाहर निकाला था। वो मुझे और उन लड़कों को ले जाकर थाने पहुंच गए थे। थाने पहुंचकर मुझे अपनी माँ को देखकर बेहद खुशी हुई थी। मुझे विश्वास नहीं आया कि मुझे बचाने वाली मेरी माँ थी। मैं और मेरी माँ एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। पुलिस की आंखों में भी आंसू आ गए थे। कुछ देर में पुलिस ने मेरे चाचा चाची राहुल को भी गिरफ्तार कर लिया था। मुझे हैरत हो रही थी, उन लोगों ने मुझे कितने सालों तक प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाए रखा, लेकिन मुझे हैरत तो मेरी माँ के व्यवहार पर हो रही थी। कहाँ तो वो मेरी जान की दुश्मन बनी हुई थी और कहाँ मुझे खुद से अब एक सेकंड के लिए भी अलग नहीं कर रही थी। मैंने अपनी हैरत दूर करने के लिए अपनी माँ से पूछ लिया कि आप मेरी जान क्यों लेना चाहती थी। माँ ने मुझे बताया कि तुम मेरी सगी औलाद नहीं हो। हम लोग जहाँ पर रहते थे वहाँ के लोगों का यही काम था। वो पहले छोटी बच्चियों को अगवा करते, फिर जब वो बड़ी हो जाती तो उनको आगे बेच दिया जाता था। किसी वजह से वो लड़कियाँ अगर बेचने से रह जाती तो उनकी शादी गिरोह में ही आपस में कर दी जाती थी और एक नई लाई हुई बच्ची उन्हें पालने के लिए दी जाती थी। मेरी माँ ने बताया कि मुझे भी इसी तरह अगवा करके लाया गया था और तुम्हारे बाप के साथ मेरी शादी कर दी गई। शादी के कुछ समय बाद ही तुम्हें अगवा करके लाया गया और तुम्हारी जिम्मेदारी मेरे सर डाल दी गई। मेरे पापा तो मुझे सगी बेटियों वाली मोहब्बत करते थे और उन्होंने फैसला कर लिया कि वो मुझे आगे नहीं बेचेंगे। इस बात की खबर जब उनके भाई को हुई तो उसने मेरे पापा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा नहीं माने तो मेरे चाचा ने मेरे पापा का एक्सीडेंट करवाकर उन्हें मरवा दिया। मरने से पहले मेरे पापा ने मेरी माँ से वादा लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरी बच्ची को इस गिरोह की भेंट चलने मत देना। फिर मेरे पापा के मरने के बाद मेरी माँ ने मुझे उस गिरोह से बचाने के लिए अपने साथ रखना शुरू कर दिया, लेकिन पता नहीं चाचा चाची को कैसे माँ के इरादों का पता चल गया और वो भी माँ के पीछे पीछे ही चले आए और वहीं आसपास ही रहने लगे। वो मुझ पर सख्तियाँ भी इसलिए करती थी ताकि मैं किसी की नजर में ना आ सकूं। मुझे छुपा छुपा कर रखती थी, पर मेरे चाचा और चाची इस बारे में सब जानते थे। उन्होंने ही मेरे दूध में जहर दिया था ताकि मुझे मेरी माँ से
बदगुमान कर सकें, उन्होंने ही मेरा गला घोंटने की कोशिश की थी ताकि मैं अपनी माँ से नफरत करने लगूं। मेरी माँ उनकी सारी चालें समझ चुकी थी, इसलिए वो मेरी शादी करवाना चाहती थी। पर उस वक्त मैं अपनी माँ से नफरत करने लगी थी और मैंने ही अपनी माँ के इरादों का अपने चाचा को बता दिया था। मुझे अब अफसोस हुआ था अपने आप पर कि क्यों मैंने अपनी माँ को, जो मेरी सगी माँ नहीं थी लेकिन उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, मैंने क्यों उन पर शक किया। मेरी माँ ने पुलिस वालों को सारी सच्चाई बताई थी और मेरे चाचा चाची के बारे में भी बताया कि वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगे, वो उसे कोठे पर बेच देंगे और उससे गलत काम करवाएंगे। उस दिन ऐसा इत्तेफाक था कि पुलिस वाले मेरे चाचा चाची के घर ही आ रहे थे कि रास्ते में वो गाड़ी मिली थी और इस तरह मैं बच गई थी। अब तो इन बातों को कई साल गुजर चुके हैं। मेरी माँ ने मेरी शादी बहुत अच्छी जगह करवाई है और अब मैं अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। पर जब भी गुजरे हादसों को सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर मेरी माँ मुझे समय पर ना बचाई होती तो आज भी मैं उन्हीं लोगों की तरह गंदगी से लिपटी जिंदगी गुजार रही होती। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे